morning student. Welcome to SGI online class 6 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में वर्ण विच्छेद समझाऊंगी। वैसे तो आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। जो ये शब्द होता है, इन शब्द के प्रत्येक वर्ण के अलग करके उनके स्वर के साथ लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आज हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। पहला शब्द है पत्ता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पा, हलंत लगाने से आ की ध्वनि अलग हुई, प्लस आ प्लस ता आपका आधा है, तो यहाँ पर आपने ता में हलंत लगाया, स्वर इसका अलग हो गया। इसके बाद फिर आप लिखेंगे ता हलंत प्लस आ। अब 1 2 3 4 5 ये 5 ध्वनियां मिला करके जो वर्ण है इनको मिला करके आपका शब्द बना पत्ता। दूसरा शब्द है आपका मेज। माँ हलंत प्लस ए प्लस जा हलंत प्लस आ, तो शब्द आपका क्या बना मेज। इसके बाद तीसरा शब्द है 14 है। चा हलंत प्लस आओ प्लस दा हलंत आ प्लस हा हलंत प्लस आ, 14 है। तो इन शब्दों से आपका क्या शब्द बना, वर्णों से शब्द 14 है। इसके बाद अगला शब्द है कार्य। तो आप लिखेंगे का हलंत प्लस आ, रा आपका रेफ चढ़ा हुआ है, प्लस रा प्लस या प्लस आ, क्योंकि इसमें लघु आ दीर्घ नहीं है तो लघु आ इसमें से आ की ध्वनि अलग हुई। इन शब्दों को मिलाने से, वर्णों को मिलाने से शब्द बना आपका कार्य। फिर इसके बाद है कमल। का हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ, इन वर्णों को मिलाने से शब्द बनेगा आपका कमल। इसके बाद है भारत। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। भा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ, इन सब वर्णों के मिलाने से शब्द बना आपका भारत। तो इसी प्रकार से बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी। पत्ता, पत्ता कैसे बना, पा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ, इन वर्णों को मिलाने से शब्द बना आपका पत्ता। इसके बाद है मेज। माँ हलंत प्लस ए प्लस जा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के मिलाने से शब्द बना आपका मेज। इसके बाद तीसरा शब्द है 14 है। 14 कैसे बना, चा हलंत प्लस आओ प्लस दा प्लस आ प्लस हा हलंत प्लस आ, इन वर्णों को मिलाने से शब्द बना 14 है। इसके बाद चौथा शब्द है आपका कार्य। कार्य में आपने का हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस या प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना कार्य। इसके बाद है कमल। का हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना आपका कमल। इसके बाद छठवां है भारत। भा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से आपका शब्द बना भारत। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। अब आप आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम लिखेंगे रफ में और वर्ण विच्छेद करना
सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी हिंदी फर्स्ट और सेकंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी समर वेकेशन 10 जून से 25 जून तक है और जो अभी आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका टेस्ट ऑनलाइन होगा और आपको जो टेस्ट की डेट है वो आपके ग्रुप में बता दी जाएगी। दोनों चैप्टर्स की बुकलेट आप विद्यालय आकर के प्राप्त कर लीजिए तथा आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। Hello student, have a pleasant morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. My dear student, yesterday your first chapter was completed. Your first chapter, that was your kinds of the sentences and the sentences. It was completed yesterday. So from today we will start the second chapter, that is the subject and predicate part. That is the subject and predicate part. So student, on your book there are many pictures are given, that like the picture of sun, the picture of cow, the picture of a girl and the picture of a person. Fine. So subject is a thing, a person we speak about is called. Fine. The thing or the person, whatever the things that denotes a person who does the work, whatever the things that denotes a person who does the work. Fine. It means the person or a thing we speak about is called subject. The person or the thing that we speak about is called subject. Okay. And what we speak about the subject, that is your predicate part. The person or the thing that we speak about, that is your subject. The person or the thing that is called your subject. But what we speak about that person or that thing, that is your predicate part. Fine. So the person who does the work, that is your subject. Okay. And whatever the things is going on, that is your predicate part. That is your predicate part. I am writing here some sentences. The first one is, the sun shines in the sky. The sun shines in the sky. The second one, the cow is eating grass. The second one, the cow is eating grass. The second number sentence. The third one, the girl is studying. The girl is studying. Okay, the girl is studying. The fourth one, the man is going to the office. The fourth one, the man is going to office. So student, these are the 4 sentences that are written before you. These are the 4 sentences. Okay. So you have to find out what is subject and what is predicate. So I am telling you, the subject is the part, the subject is the portion in which the person or the thing is given, one who does the work, a thing which does the work or the person who does the work. Fine. So the person who does the work, that is your subject, and the thing that does the work, that is your subject. Okay. So here the sun and shines in the sky. It is the action part. It is the action part of the subject. It is the action part of the thing. Okay. So the sun is your subject. The sun is your subject and shines in the sky. It's a predicate part. It's a predicate part. Here in the second number sentence, the cow is the subject. The cow is the subject
and is eating grass. It's your predicate part. It's your predicate part. Okay. So are you getting my point? That a person or a thing who does the work, that is your subject, and whatever the things going on, whatever the things are running about that subject, about the person, about the thing, that is the part of your predicate. That is the part of your predicate. So the girl is your subject and is studying, it's your predicate part. The man, it's your subject and is going to office, it's your predicate part. So student, I think you have got it, what is your subject and what is your predicate part. And many more sentences are before you. I can tell you, suppose that you are telling one sentence that I am going to market. I am going to market. So I your subject, because I is the person, I is the word that denotes you. I is a word that denotes a person. So I is the subject and I am going to market. I am going to market. The whole portion is called your predicate. The whole portion is called your predicate. So you can say that subject is the head word of the sentence. Subject is the head word of the sentence, is the starting of the sentence. Fine. And your subject may be your noun, your gerund, your infinitive, anything else. It may be. Fine. कुछ भी हो सकता है. And the sentence is just like you are saying that I am studying very hard these days. I am studying very hard these days. So I use a subject. I am studying very hard these days. So this is your predicate part. I daily get up early in the morning. So I use a subject. Get up early in the morning. So get up, from get up early in the morning. So this is your predicate part. ये आपका predicate part है. I daily pay attention towards my studies. So I is your subject. Anjali sings a sweet song. So Anjali is your subject and sings a sweet song. Anjali is the subject. Anjali is the person. Anjali is a creature who sings a sweet song. So Anjali is a person. Okay, sings a sweet song. That is the portion is called your predicate. That is the portion that is called your predicate. Okay, and different types of the sentence you can say. My father always brings good things for me. My father always brings good things for me. So my father is a subject, brings good things for me. So brings good things for me. So from brings and for me. So that is the sentence. That is the sentence before you. And the whole part is called your predicate part. The whole part is called your predicate part. Okay. Different types of the sentences are also there. Just like I daily do my work. So I is a subject, do my work. This is your predicate part. Okay. So I think the thoroughly thing is that the person or the thing who does the work, it means the head word is called your subject, and the thing or the happening, the thing or happening that shows, that describes about your subject, that is called your predicate part. That is called your predicate part. Here the sun is the subject and it shines in the sky. So it's the quality of the sun. It's the quality of the sun. So it's the predicate part. And the cow is a animal, is eating grass. It's a habit. It's the quality of the cow. So it's your predicate part. Okay. And in predicate part you always find. In predicate part you always find the main verb or helping verb. The girl is studying. So the girl is your subject and is studying is your predicate part. So your subject is your head word. Subject is your head word. And here it is used as a noun because the sun is a noun, the cow is a noun, the girl, the man. But it may be in the form of infinitive, in the form of gerund also, and in the form of participle. Fine. The man is a noun and is going to office. It's your predicate part. It's your predicate part. So student, your subject and predicate part is completed and the exercises are given on your book. The some exercises are here. The students are studying.
in this sentence the students your subject and are studying predicate part. We heard a loud noise, so we is your subject and heard a loud noise, it's your predicate part. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh, so Bhopal is your subject and is the capital of Madhya Pradesh, it's your predicate part. The sun rises in the east, so the sun is your subject, rises in the east, it's your predicate part. The moon shines in the sky, so the moon is your subject, shines in the sky, it's your predicate part. Okay, so students, this is the exercise that is given on your book, and the remaining exercises you have to do by yourself, है ना? And that is given to you in a PDF form, the answer of this one. And your second chapter, subject and predicate, is completed, and the first chapter, the sentences, are also completed. So student, you have seen that in your literature portion 2 chapters are completed, and on your language portion 2 chapters are completed. So that is the syllabus of your unit test. Unit first, that is the syllabus of yours. These chapters are completed, and you have to make a revision of this work properly and thoroughly, and you have to complete your written work. And any time the information will be given to you when will your first UT will be started, so that will be sent on your group. So student, that is enough for you. Thank you and have a nice day to one and all. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो मैं पूर्णांक लिख रहा हूँ, कौन कौन से प्रदर्शित करने हैं। तो 4 -6 और 0 9 10 -9। इन अंकों को, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिखना है। संख्या पर रेखा पर लिखने के लिए सबसे पहले हमको संख्या रेखा बनानी रहती है। अब चूंकि माइनस में 9 तक है और प्लस में 10 तक है, तो 0 मिड का पॉइंट है 0। आगे की ओर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। सभी अंकों को देख लीजिए। चूंकि 0 से आगे की ओर दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो पहला है हमारा शून्य। शून्य तो हमने नोट कर लिया संख्या रेखा पर, ठीक। अब है पॉजिटिव नंबर में ही देखना है, तो 4 है, 4 को भी संख्या रेखा पर पॉइंट लगाया ऐसे। 0 हो गया, 4 हो गया, 9 और 10। 9 आपका ये है और 10 है। तो इन पूर्णांकों को आपने संख्या रेखा पर, यानी धनात्मक पूर्णांकों को अभी तक नोट कर दिया। अब ऋणात्मक पूर्णांकों में -6 आपका ये है और -9 आपका ये। ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर जो भी नंबर्स होते हैं उनमें दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है और उसके बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। जैसे -9 और -6 को देख लीजिए। -6 बड़ा है चूंकि दाईं ओर है, -9 छोटा है चूंकि ये बाईं ओर है। तो शायद आपको आ गया होगा। फिर लिखा है निम्न जोड़ों में कौन सी संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में
छोटी और बड़ी यानी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का आपको साइन करना है। तो पहला है 5, 0, 5, 0। सेकंड है 0, -4। थर्ड है आपका -6, -8, -6, -8। अब बाकी ऐसे ही आप कर सकते हैं खुद, तो ये भी में केवल देख लीजिए। तो 5 और 0 कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा होता है कि 0? 5 बड़ा है, चूंकि धनात्मक संख्या है तो इसको इस तरफ को लगा देंगे। इसमें देखें 0 और -4, 0 से बाईं ओर संख्या -4 होती है संख्या रेखा पर, इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -4। -6 और -8, तो -8 संख्या रेखा में -6 के बाईं ओर होता है, तो संख्या -6 बड़ी है कि नहीं बड़ी? तो इसको इस तरफ लगा देंगे। यानी ऋणात्मक संख्याओं में जिस संख्या का परिमाण ज्यादा होता है वो संख्या छोटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बस यही छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो इसमें भी केवल 2 पार्ट देख लीजिए, जैसे थर्ड और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड में है -1 और 3, फिफ्थ में है -342 और 340। इस प्रकार से अब इनमें से केवल ये बताना, चिन्ह लगाना यही वाला। तो -1 0 के बाईं ओर है और -1 के ये संख्या रेखा पर दाईं ओर है, इसलिए 3 बड़ा है, -1 छोटा है। इसमें -342 और 340। तो ये चूंकि ये संख्या ऋणात्मक है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, चिन्ह लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मानचित्र कार्य में भारत के पड़ोसी देश और राज्य और राजधानियों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये इस साइड हमारे बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इस साइड हमारा अरब सागर पड़ता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा यहाँ पड़ता है और लक्षद्वीप हमारा क्या पड़ता है बच्चों? यहाँ पड़ता है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि हमारा क्या है? लक्षद्वीप। और ये हमारा क्या है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये है ऊपर, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया था क्या है? श्रीनगर। और ये आपका पड़ता है, जो नया यूनियन टेरिटरीज आपका जुड़ गया है, लद्दाख। ये आपका क्या पड़ता है बच्चों? लद्दाख। और चंडीगढ़ आपका यहाँ पड़ता है। ये देखिए, पंजाब में आपका चंडीगढ़ पड़ता है। उसके बाद आपका आता है दिल्ली। ये है आपका दिल्ली। उसके बाद बात करते हैं दमन और दीव। देखिए बच्चों, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा, ये देखिए जो पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? किसको रिप्रेजेंट करता है? दमन और दीव को। और इसी के साथ ये देखिए, ये जो है हमारा पॉइंट मैप में, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है दादर और नागर हवेली को। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों पुडुचेरी। पुडुचेरी ये देखिए, ये हमारा है पुडुचेरी। ये हमारा क्या हो गया? पुडुचेरी। तो ये हमारे क्या बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और इसके बगल में आपका क्या है? लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं भारत की नदियां। तो भारत की नदियों में सबसे पहले बच्चों आता है हिमालयन, जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी हमारी आती है प्रायद्वीपीय, जो दक्षिण से निकलती हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, सिंधु नदी हमारी मानसरोवर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए कहाँ पे जाकर गिर जाती है बच्चों? अरब सागर में जाकर गिर जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? 3180 किलोमीटर है। तो ये सिंधु नदी हमारी कहाँ जाकर गिर जाती है बच्चों? ये हमारी सिंधु नदी जम्मू कश्मीर मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से होते हुए ये हमारे जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये इसी के नीचे देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब क्या है? ये सब हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है बच्चों? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हमारी क्या हो गई? सिंधु नदी की सहायक नदियां हुई। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि मानसरोवर से ही हमारी एक नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सापो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सापो कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो ये जो सापो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ये देखिए सापो नदी देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये जब भारत में आती है तो इसको भारत में क्या कहा जाता है बच्चों? इसको भारत में हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई है 915 किलोमीटर। तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बच्चों? ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में जिसको सापो कहा जाता है, लेकिन भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब भारत से निकलकर ये बांग्लादेश में जाती है तो अब इसको कहा जाता है जमुना। तो एक ही नदी के तीन नाम हो गए, तिब्बत में सापो और भारत में ब्रह्मपुत्र। और भारत से जब निकलकर बांग्लादेश में जाती है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? यमुना कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमारी गंगा नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी हमारी उत्तराखंड से निकलते हुए कहाँ चली जाती है? गंगा नदी हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। तो भारत में इसको क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है, बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है बच्चों? पद्मा कहा जाता है। तो गंगा नदी उसी उत्तराखंड में एक और नदी निकलती है, जमुना। तो जमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, देखिए जमुना नदी है, जमुना नदी उत्तराखंड से निकलते हुए आपकी प्रयाग में, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। तो जमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। और फिर हम बात करते हैं बिहार। तो बिहार में एक नदी है जो कोसी नदी है, जिसको कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। और गंगा और यमुना दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं बच्चों? उत्तराखंड से निकलती हैं। तो गंगा उत्तराखंड से निकलते हुए बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और यमुना नदी उत्तराखंड से निकलते प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम इधर आते हैं, यहाँ बात करते हैं जो मैंने बताया था कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी, इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये हमारे ये आती है राजस्थान में लूनी नदी। ये हमारी क्या है? लूनी नदी। और ये सब जो नदियां हैं हमारे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे गुजरात में ये हमारी है नर्मदा रिवर। ये देखिए ये हमारी नर्मदा नदी है, और इसी के नीचे हमारी ताप्ती रिवर है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो पहाड़ी पड़ती है उसको हम कहते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। क्या कहते हैं? सतपुड़ा हिल्स। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में कौन सी नदियां बहती है? सतपुड़ा पहाड़ी किन नदियों के बीच में बहती है? किन नदियों के बीच में है? तो सतपुड़ा पहाड़ी हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। ठीक है। और ये नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं महानदी, जो कि हमारी उड़ीसा में पड़ती है। ये
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? गोदावरी। तो गोदावरी के नीचे देखिए हमारी कृष्णा नदी आ रही है, कृष्णा नदी जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो कृष्णा नदी पर हमारा क्या बना है बच्चों? नागार्जुन सागर बांध बना है। क्या बना है? नागार्जुन सागर बांध। और कृष्णा के बाद हमारी आती है कावेरी। तो कावेरी की क्या है लंबाई? 805 किलोमीटर। तो ये सब हमारी नदियां हैं बच्चों, भारत की नदियां। तो हम सबसे पहले क्या आपने बताया था आपको? सिंधु नदी की सारी नदियां क्या है हमारी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सभी नदियां, जो सिंधु नदी हमारी मानसरोवर से निकलती है और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये सभी नदियां हमारी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद हमारी नर्मदा ताप्ती रिवर है, ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं बच्चों? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और मानसरोवर से हमारी सापो नदी निकलती है। मानसरोवर से हमारी एक नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सापो बोलते हैं, भारत में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और भारत से निकलकर जब वो बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना बोलते हैं। एक ही नदी के क्या होगा बच्चों? 3 नाम हो गए, सापो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। गंगा जमुना नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगा उत्तराखंड से निकलते हुए बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है जिसको कहते हैं पद्मा। यमुना उत्तराखंड से निकल के प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो बच्चों ये सब हमारा क्या था? भारत की नदियां। तो आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया? भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत की नदियां। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों ये आपकी लास्ट क्लास थी और आपकी समर वेकेशंस 10 जून से 23 जून तक हो रही हैं। और उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुकलेट्स को, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, उसको आप स्कूल से कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 2 भारतीय समाज के बारे में कल भी कुछ पॉइंट्स पढ़ा चुकी हूँ, जिससे मैं आज आपको भारतीय समाज के बारे में पढ़ाऊंगी। भारतीय समाज क्या है? आज भारतीय समाज की बुनियादी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय समाज की बुनियादी विशेषताएं क्या क्या है। तो भारत एक क्या है? विशाल देश है। माने भारत एक क्या है? विशाल, माने एक बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है। माने आज भारत की जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है वो क्या है? 1 अरब से भी ज्यादा है। भारत देश में जाति, धर्म, भाषा और संस्कृतियों में विविधता पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत देश में अलग अलग जाति के लोग, धर्म, भाषा और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। माने भारत में विभिन्नता होते हुए भी एकता पाई जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो भारतीय समाज माने भारतीय समाज की जो बुनियादी विशेषताएं हैं उनमें क्या है? भारत एक विशाल देश है, इसकी जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म। तो धर्म यानी भारत माने भारत में 8 धर्म माने 8 प्रमुख धर्म माने जाते हैं, जिनमें क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी। माने भारत में प्रमुख रूप से 8 धर्म पाए जाते हैं या 8 धर्म हैं, जिनके बारे में यहाँ पर बताया है। भाषाएं, तो भारत एक क्या है? विशाल देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग होने से यहाँ अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो टोटल कितनी है? 22 है। माने भारत में बोली जाने वाली भाषाएं 22 है, जिनमें क्या है? हिंदी, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली,
उड़िया, तमिल, तेलुगु, सिंध यानी सिंधी और उर्दू माने कई भाषाएं बोली जाती है। अब हम बात करते हैं त्योहार। तो भारत में क्या है, विभिन्न जाति के लोग पाए जाते हैं, इसलिए भारत में त्योहार भी अलग अलग है। कुछ त्योहार क्या है जो हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, माने राष्ट्रीय पर्व माने जिसे राष्ट्रीय माने जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या उन महान व्यक्तियों के जन्म दिवस या उनकी पुण्य तिथि के रूप में मनाए जाने वाले जो त्योहार वो राष्ट्रीय त्योहार है। इसके बाद अलग अलग जाति होने से भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस आदि कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इसलिए भारत को त्योहारों का भी देश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वस्त्र। तो भारत में क्या है, विविधता माने विभिन्न यहाँ की संस्कृतियों में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए यहाँ के लोग विभिन्न यानी अलग अलग तरह के वस्त्र भी पहनते हैं। जैसे पंजाब में कमीज सलवार, राजस्थान में घाघरा, गुजरात में लहंगा चोली तथा कुछ प्रसिद्ध अलग अलग हमारी पोशाकें हैं जो अलग अलग स्टेट में पहनी जाती हैं। भोजन मतलब अलग अलग माने भारतीय भोजन जो है वो संस्कृतियों तथा समय का सही मिश्रण है। माने अलग अलग संस्कृतियां होने से या अलग अलग तरह के लोग होने से यहाँ भोजन में भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे भारतीय भोजन अपने तीखेपन के लिए बहुत ही फेमस है। क्योंकि जैसे यहाँ मसाले क्योंकि भारत में भारी मात्रा में मसाले पाए जाते हैं, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, लौंग है तथा गोल मिर्च भी उगाई जाती है, इसलिए भोजन भी यहाँ के लोगों के कैसे डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न है। आगे हम बात करते हैं संगीत। तो अलग अलग लोग होने से या अलग अलग संस्कृतियां होने से हमारे देश में भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संस्कृति और भाषाओं का एक मिश्रण पाया जाता है तथा यहाँ संगीत भी अलग अलग ढंग से या संगीत के घराने भी होते हैं। जैसे कश्मीर माने कबीर द्वारा यहाँ पर भक्ति संगीत माने कबीर द्वारा गाया गया भक्ति संगीत हमारे पूरे देश में फेमस है और पूरे देश में इसे माना जाता है। तो छात्रों, मैंने आज आपको भारतीय समाज के बारे में बताया है कि भारतीय समाज की बुनियादी विशेषताएं क्या है, यहाँ के धर्म क्या है, भाषाएं क्या है, त्योहार, वस्त्र, भोजन और संगीत क्या है। मुझे आशा है कि आप सबको भारतीय समाज के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बच्चों, मैंने आपको इतिहास में चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपको अपनी टेस्ट के लिए आपको तैयार करना है। आपका समर वेकेशन जो है वो 10 जून से 25 जून तक है। आपके जो नोट्स हैं यानी चैप्टर 1 और 2 वो आपको स्कूल कैंपस से मिल जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। थैंक यू। स्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आज आपको व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। आपके 2 चैप्टर्स तो फिनिश हो चुके हैं बच्चों। व्याकरण से संबंधित अनुवाद की तालिका मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाई थी। मैं आपको हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन के रूल्स समझा रही हूँ। उसमें आप अनुवाद की तालिका समझ चुके हैं। इसी श्रृंखला में बच्चों आप कारक के चिन्ह आप देखें। मैंने यहाँ पर ये जो पठनीयम स्मरणीयम क्या लिखा है, ये कोई चैप्टर नहीं है। पठनीयम का मतलब होता है पढ़ने योग्य और स्मरणीयम का मतलब होता है याद रखने योग्य या स्मरण करने योग्य। मीन्स और पढ़ने और स्मरण करने योग्य। तो ये जितना भी ये सब है मटेरियल, ये सब आपको पढ़ना है और याद करना है अनुवाद के नियम समझने के लिए। अनुवाद की तालिका
में मैंने जो सेंटेंसेस बोले थे कि आप सेंटेंस बनाएंगे और उन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तालिका के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आइए, ये कारक के चिन्ह भी आपको लर्न करने हैं। ये विभक्ति है, ये कारक है और ये चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन कारक में नहीं शामिल होता है इसका, लेकिन चिन्ह के वो अरे बच्चों, इस कारक के चिन्ह में आप जब इसे लर्न करेंगे तो देखेंगे यहाँ तृतीया में भी से लगा हुआ है और पंचमी में भी से है। डिफरेंस क्या है? किसी वाक्य में से चिन्ह होने पर अगर उसके द्वारा कार्य हो रहा है तो तृतीया लगेगी। जैसे मैं साइकिल से कानपुर जाता हूँ, तो यहाँ साइकिल के द्वारा जाया जा रहा है और से चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। ये से चिन्ह है अलग होने के अर्थ में। जैसे किसान घर से खेत को जाता है, तो घर से खेतों को जा रहा है मीन्स वो घर अलग होने का अर्थ हो गया। तो यहाँ पर से चिन्ह होने पर पंचमी विभक्ति, अपादान कारक है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जो कारक का चिन्ह है उसी के अकॉर्डिंग हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। और इसके बाद आगे क्या करना है आपको? पद धातु की पांचों लकारें याद करनी है बच्चों। आपकी बुक में होगी ये पद धातु। 5 लकारें कौन कौन सी होती हैं? लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल, ऋट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग चाहिए अर्थ। ये तो आपको पता ही है, ये तीनों काल है, वर्तमान, भूत और भविष्य। लोट लकार है बच्चों आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा दिए जाने के अर्थ में। जैसे कि तुम पाठशाला जाओ, वे सब अपना पाठ याद करें, तुम मैदान में खेलो, तुम भोजन करो। तो ये कैसे सेंटेंसेस है? आज्ञा दी जा रही है इसमें। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर है विधिलिंग लकार। इसमें चाहिए अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें गीत गाना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होंगे तो हम उसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में ये 5 लकारें होती हैं। और अभी आपका वर्क क्या है कि आप पद धातु की 5 लकारें याद करें। फिर आगे बढ़ते हैं तो शब्द रूप भी आपको याद करने हैं। राम, बालिका, हरि, भानु, नदी। ये 5 अलग अलग स्वरों के रूप हैं बच्चों, ठीक है। जैसे राम अकारांत है पुल्लिंग, बालिका आकारांत स्त्रीलिंग, हरि इकारांत पुल्लिंग, भानु उकारांत पुल्लिंग, नदी इकारांत स्त्रीलिंग। तो जब आप इतना मटेरियल तैयार कर लेंगे बच्चों, तो आपको हिंदी टू संस्कृत अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी और इससे आप अपनी बुक का अर्थ भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आप इतना ये सब पूरा मटेरियल तैयार करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। आपके 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं संस्कृत में, और आपको ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि संभवतः जून के आखिरी सप्ताह में आपकी मासिक परीक्षा हो। इसलिए आप अपने मासिक परीक्षा की तैयारी करते रहें इन 2 चैप्टर से। और आपका ग्रीष्मावकाश 10 जून से 25 जून तक है। और बच्चों, आपने जो ये 2 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, तैयार किए हैं, इनकी एक बुकलेट भी आपके विद्यालय में उपलब्ध है, और आकर के आप वो बुकलेट ले लें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद।
माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ ग्रुप ऑफ शिवाजी इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे वस्तुओं का जल में तैरना। वस्तुओं का जल में तैरने का सिस्टम भी देखा होगा, जो कि सभी वस्तुएं जल में तैर नहीं सकती हैं, सभी वस्तुएं जल में डूब नहीं सकती हैं और सभी वस्तुएं जल में डूबते हुए तैर नहीं सकती हैं। तो आपने बहुत सारी वस्तुओं को पानी के साथ बहते हुए जाते भी देखा होगा। तो इस तरीके से वस्तुओं का जल में तैरना ये भी एक विशिष्ट सिस्टम है। और आर्किमिडीज ने भी, एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, इन्होंने भी इस पर बहुत सारा अध्ययन किया होगा, बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो इस चीज को जानने के लिए कि वस्तुओं का जल में तैरना, तो इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हमने क्या लिया? प्रयोग में एक कांच का बीकर लेते हैं, कांच का बीकर, कांच का बीकर लिया और इस बीकर में आधे से ज्यादा ऊंचाई तक पानी भर लिया। पानी भरने के बाद अब 3 चीजें लेते हैं। 3 चीजों में एक, या तो आप रबर ले लीजिए, इरेजर जिसको कहते हैं, या आप लकड़ी लीजिए। लकड़ी का छोटा सा गुटका ले लीजिए और एक कॉइन, सिक्का ले लीजिए और एक अंडा ले लीजिए, वो चाहे जिसका हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे कबूतर का हो, चाहे जिसका हो। तो अब इनको बारी बारी से पानी में डालते हैं। तो देखते हैं कि सिक्का, जो कॉइन आपने पानी में डाला है, वो कॉइन या सिक्का नीचे तली में जा करके बैठ जाता है, यानी वो तैरता नहीं, नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार से अंडे को जब डाला आपने, अंडे को आपने देखा कि अंडा पानी में डूबते हुए भी तैरता है, यानी डूब जाता है लेकिन आधी दूरी तक, बिल्कुल पूर्ण तली तक नहीं जाता है, ये आधी ऊंचाई तक, यानी जल में डूबा हुआ तैरता रहता है। इसी प्रकार से लकड़ी के गुटके को देखते हैं। लकड़ी के गुटके को जब हम डालते हैं पानी में, तो ये बिल्कुल नहीं डूबता है और पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो इस प्रकार से वस्तुएं पानी में तैरने या डूबने के हिसाब से वस्तुएं 3 प्रकार की लगभग हो गई। पहला कौन सा? पहले हमने डाला सिक्का यानी कॉइन। कॉइन को अगर हमने बीकर में भरे पानी में डाला तो कॉइन बीच में कहीं नहीं रुकता है और तली में नीचे बैठ जाता है जाके। फिर इसके बाद सेकेंड टाइम में अंडा लेते हैं। अब वो अंडा चाहे मुर्गी का हो, चाहे कबूतर का हो, चाहे जिसका हो, उसको जब डालेंगे तो ये पानी में बीच में यानी डूबा हुआ तैरता है। ठीक इसी प्रकार से आप लेते हैं लकड़ी का कोई छोटा गुटका, उसको जब इस पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि लकड़ी का गुटका पानी में सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से वस्तुएं पानी में तैरने के आधार पर 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 बिल्कुल डूब जाने वाली, डूब कर तैरने वाली और सतह पर तैरने वाली। तो 3 प्रकार की हो गई। तो जल वस्तुओं का जल में तैरना आपने जान लिया। चैप्टर भी आपका ये फिनिश हो गया है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा था। तो बच्चों बस इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 6H में सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। चैप्टर नंबर 2 जो कि आज आपका लास्ट वीडियो भी है और लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। क्लियर स्टूडेंट्स? चैप्टर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ये है। पहला आपका विंडोज एक अत्यंत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड, विंडोज का वर्किंग एरिया 2 भागों में बटा होता है। तीसरा, क्लोज कमांड एक्सप्लोरर प्रोग्राम को बंद करता है। क्या करता है ये?
क्लोज बटन इस तरह का बना होता है, जो कि किसी भी विंडो में अगर इस तरह से क्लोज प्रोग्राम बना है तो वो आपका एक्सप्लोरर प्रोग्राम को बंद करता है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लोरर में संपन्न हुई क्रियाओं को निरस्त करता है, यानी कि ये अनडू है। अनडू कमांड जो होता है वो आपका एक्सप्लोरर में। नेक्स्ट, क्रिएट शॉर्टकट कमांड का प्रयोग डैश मेन्यू के द्वारा किया जाता है। क्रिएट शॉर्टकट कमांड का प्रयोग फाइल मेन्यू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है आपका डैश कमांड, क्लिपबोर्ड में स्टोर फोल्डर या फाइल को मेन्यू में चुने हुए फोल्डर में स्थित कर देता है। डैश कमांड क्लिपबोर्ड में जो स्टोर फोल्डर या फाइल्स होते हैं वो मेन्यू में चुने हुए फोल्डर में स्थित कर देता है। ये होता है आपका पेस्ट कमांड। ठीक है बच्चों, पेस्ट कमांड। नेक्स्ट आपका हो गया बाय मेन्यू में चुने हुए फोल्डर का नाम चेंज करता है अथवा बदलता है, दैट इज रीनेम। रीनेम ऑप्शन जो है वो आपका किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम जो है वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट है आपका क्लोज कमांड, एक्सप्लोरर प्रोग्राम को क्लोज करता है या बंद, हिंदी में कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स 3rd and 8th जो है वो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अब आपका है ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सही या गलत पर चिन्ह लगाइए। सबसे पहले यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर और एक्सपी एक ही है, बिल्कुल गलत है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज की एक फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। आप फॉल्स लिखिए, क्रॉस लगाइए, सही गलत इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है प्लस का अभिप्राय फैलाना है, ट्रू है, ये स्प्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद है माइनस का अभिप्राय सिकोड़ना है, ये भी ट्रू है। ये आपका ये जो प्लस और माइनस जो है वो विंडोज एक्सप्लोरर में आता है कि जब आप प्लस और माइनस प्लस करते हैं तो वो आपका पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल्स या आपके और फोल्डर्स पड़े तो वो उनको दिखाता है। माइनस का मतलब क्या हो जाता है कि जो फाइल और फोल्डर जो आपके पड़े हैं उनको वापस सिकोड़ना, यानी कि वापस फिर से देखो फाइल ही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है, यानी कि जो उसके ट्री स्ट्रक्चर को स्प्रेड करना या उसको श्रिंक करना, ये चीज होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक 4 है सेलेक्ट ऑल कमांड फाइल मेन्यू में होता है। सेलेक्ट ऑल कमांड जो फाइल मेन्यू में नहीं होता है ये आपका फॉल्स है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए और ये आपका जो है वो एडिट मेन्यू में ही होगा। नेक्स्ट आपका है अनडू कमांड जो है वो आपका एडिट मेन्यू में होता है, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट कमांड है आपका कट कमांड एडिट मेन्यू में होता है, दैट इज आल्सो ट्रू, ये भी आपका ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कमांड है कि कट और कॉपी कमांड एक साथ प्रयोग होते हैं। तो कट के साथ कॉपी नहीं होता, कट के साथ पेस्ट होगा, कॉपी के साथ पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट कमांड हो गया कि आपका विंडोज GUI पर आधारित है। GUI का पूरा नाम हम सबको पता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपका ग्राफिक, ये सीधी सी बात है कि विंडोज जो है वो GUI पर ही बेस्ड है, तो ये आपका ट्रू है। तो इस तरह से बच्चों आपका दोनों चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो ये बच्चों आज का जो वीडियो है हमारा वो आपका लास्ट वीडियो था। अब आपके समर वेकेशंस स्टार्ट हो रही है। समर वेकेशंस बच्चों आपकी 10 तारीख से लेकर के 25 जून तक आपकी समर वेकेशंस है। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो इन 2 चैप्टर्स में आपको जो भी एक्सरसाइज या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही ढंग से पढ़ने हैं, उनको लर्न करना है। और स्कूल में आपके जो है आपका जो 2 चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स है वो आपको बुकलेट मिल रही है। तो वो आप अपना स्कूल का आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि किस दिन आपको ये बुकलेट आपको लेनी है। तो वो बुकलेट आप लोग आके स्कूल में आके लेंगे। पर बुकलेट आपको तभी प्रोवाइड होनी है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि आप स्कूल में आके अपनी सीट कंफर्म कराएं, अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराएं, अपना जो है एडमिशन प्रॉपर वे से ले लें।
Thank you. Have a nice day.